experimental type of research strategy, regarding the action type of research. Then we also had a detailed discussion regarding the case study type of research strategy, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो है वो हीनो का केस डिस्कस किया था. देन वी ऑल्सो हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग द सर्वे बेस्ड, जिसके अंदर मैंने अपने ही प्रोजेक्ट का जो सर्वे के सारे का सारा तरीक़ेकार था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था. देन मैंने आपके साथ एथनोग्राफी के हवाले से बात की थी, एंड आई रिक्वेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एथनोग्राफिक स्टडीज, तो एथनोग्राफिक स्टडीज ज़्यादातर आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते नज़र आ रहे होते हैं, और आइडियली ये वो स्टडीज़ होती हैं जिसमें प्रैक्टिशनर भी आपको या रिसर्चर भी जो होता है वो भी आपको रिसर्च का पार्ट जो है वो बना हुआ नज़र आता है. देन वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग द आर्काइवल टाइप ऑफ रिसर्च, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने इन तमाम की तमाम जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ थी, हमने इनके सारे के सारे की फीचर्स के ऊपर बात की थी. हमने ये किन कंडीशंस के अंदर कौन सी वाली रिसर्च स्ट्रैटेजी जो है वो आइडियली हमें डिप्लॉय करनी चाहिए और कैसे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, हमने उसके ऊपर बात की थी. थोड़ी सी बात जो है वो रह गई थी, वहां से बात खत्म करेंगे, एंड देन वी शैल प्रोसीड टू आवर टुडेज चैप्टर. ठीक है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजीज. ठीक है. इसमें से बहुत सारी ऐसी रिसर्च स्ट्रैटेजीज हैं जिसके अंदर जो प्रैक्टिशनर होता है या जो रिसर्चर होता है वो इटसेल्फ भी उसका पार्ट होता है. जो डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर है, जो डाटा की जो सर्वेस का प्रोसीजर है, या जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिशनर जो होता है वो या रिसर्चर जो होता है वो उसका नॉर्मली डायरेक्ट पार्ट भी होता है. ठीक है. अच्छा, अगर जब भी प्रैक्टिशनर जो है वो रिसर्चर का रोल प्ले करेगा या रिसर्चर जो है वो इटसेल्फ भी स्टडी का पार्ट होगा, तो ये हियर आर द फ्यू थिंग्स जो कि आपको ज़हन में रखनी है कि रिसर्च एक्सेस जो है ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रिसर्च एक्सेस आराम से मिल जाती है. अच्छा, रिसर्च एक्सेस से पता है क्या मुराद है? रिसर्च एक्सेस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल के लेट्स से मैं कहूँ कि जी मैंने एक सर्वे कंडक्ट करना है. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक ऐसा सर्वे कंडक्ट करना है जिसमें मैं लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न को देखना चाह रहा हूँ, और मेरी जो स्पेसिफिक रिसर्च है वो है लोगों के हेल्थ केयर के ऊपर, कि जी लोग अपनी किस तरीके से किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर या किसी भी एक लेवल ऑफ इनकम वाले लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या अपनी हेल्थ केयर के लिए कितना एक्सपेंस करते हैं. देखिए, अगर हम इस तरह की कोई स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हमें इस तरह का फर्स्ट हैंड डाटा चाहिए है, तो यकीनन हमारे लिए आसानी होगी रिसर्च को के डाटा को एक्सेस करने के हवाले से, अगर तो हम खुद भी उसके अंदर जो है वो पार्ट ले लें. अगर इसको बेटर अंडरस्टैंड करना है ना, तो इसको पता है कैसे अंडरस्टैंड करें. ये तो यकीनन मेडिकल हेल्थ वाले एक्सपेंसेस वाली आपको एग्जांपल समझ आ ही सकती है, लेकिन कभी आपने प्रैक्टिकली अगर कभी आपने नोट किया हो कि आप कारफोर में, पंजाब में या किसी और ऐसी सुपरमार्केट में इम्तियाज़ में, तो आप ना फॉर एग्जांपल आप कोई चाय की पत्ती खरीदने लगे हैं, आप शुगर खरीदने लगे हैं, या आप कोई बिस्किट का ब्रांड खरीदने लगे हैं, तो एट टाइम्स होता ये है कि वहाँ पर ना उन लोगों की मतलब इम्तियाज वाले, कारफोर वाले या इन लोगों के अपने स्टाफ के अलावा भी आपको डिफरेंट स्टॉल्स के पास या डिफरेंट जो स्टैक हुए हुए आइटम्स होते हैं वहां पर आपको 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव्स नजर आते हैं. एट टाइम्स नॉर्मली ये चाय की पत्ती या टी के ऊपर आपको ज्यादा नजर आएंगे, कॉफी पे जरा ज्यादा नजर आएंगे, या इस तरह के जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना उन पर जरा ज्यादा नजर आते हैं. आप जैसे ही कोई एक चीज इस तरह का कोई आइटम पिक करने लगते हैं, नॉर्मली वो आपके पास आ जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप कौन से वाला ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, अच्छा आप साबुन कौन सा यूज करते हैं, आप कपड़े धोने के लिए सर्फ कौन सा यूज करते हैं, आप बाकी कौन सी चीजें यूज करते हैं. देखिए, ये व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज कि वो आपसे अपने स्पेसिफिक ब्रांड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं. अब जरा सोचें थोड़ी देर के लिए कि अगर आपने कोई किसी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड या किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड्स की ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एंड इफ यू एज अ रिसर्चर योरसेल्फ आर स्टैंडिंग देयर विद योर एंटायर टीम, तो यकीनन आपके लिए जो डाटा की एक्सेस है वो बहुत ही वाइडन हो जाएगी. वो आपका एक जो पोर्टफोलियो है उन लोगों का जिन लोगों से आपने वो डाटा लेना है, और साथ ही साथ किस तरह की नेचर का डाटा लेना है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, कई दफ़ा ऐसा भी होता है
कि हम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपनी किसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्टडी कंडक्ट करने जा रहे थे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक स्टडी कंडक्ट करना चाहूँ कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपनी रेनुमरेशन से या अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज से, या जो आजकल एक टिल्ट देखने में आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहूँ कि क्या हम लोग ग्रीन स्ट्रेटजीज या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज को किस हद तक अपने पढ़ाई के अंदर या अपने स्टूडेंट्स के जो हम लेक्चर प्रिपेयर करते हैं या हम डिलीवर करते हैं, हम उसको किस हद तक इनकलकेट करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये बड़ी सिंपल सी रिसर्च है कि अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द ग्रीन नॉलेज और सस्टेनेबिलिटी नॉलेज विच द फैकल्टी मेंबर इज विलिंग टू इम्पार्ट टू हिज और हर ओन स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखें, आई एम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी। तो मेरे लिए रिलेटिवली इस डाटा के को एक्सेस करना या लोगों से इस डाटा को कलेक्ट करना और इस रिसर्च को कंडक्ट करना मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे लिए बेहतर इसलिए है बिकॉज़ सिंस आई एम द प्रैक्टिशनर माई सेल्फ एज़ वेल एंड आई एम ऑल्सो द रिसर्चर। तो अगर रिसर्चर और प्रैक्टिशनर एक होता है तो कई दफ़ा हमारे लिए डाटा को एक्सेस करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इवन एनालाइज करना रिलेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी मैंने आपके सामने जो स्लाइड शेयर की है, इसमें भी मैंने लिखा कि द रिसर्चर नोज़ द ऑर्गेनाइजेशन, या द रिसर्चर, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि द रिसर्चर नोज़ द इंडस्ट्री, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एकेडमिक इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं कंसल्टेंसी इंडस्ट्री का पार्ट भी हूँ, तो मैं अगर कोई एक ऐसी स्टडी कंडक्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ डाटा जो है वो कंसल्टेंट्स से या टीचर्स से कलेक्ट करना है, तो रिलेटिवली मेरे लिए आसान होगा। जी, किसी ने हैंड रेज किया है स्टूडेंट ने? जी सर, सर मैं पूछना चाह रही थी कि जो आप कह रहे हैं तो एज़ सच रिसर्च फिर हमारी बायस नहीं हो जाती? नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से कि हम जब रिसर्च के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम रिसर्च एक्सेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, प्रैक्टिशनर के पार्ट होने का बिल्कुल ये बात, ये रीज़न नहीं है कि हम जो है वो बायसनेस रिसर्चर अपनी उसमें इनकलकेट कर देगा। इसकी एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी शेयर किया, इसको बेटा सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे अंडरस्टैंड करो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेट्स से, चलो प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ठीक है? कि हमने ना कुछ कुछ महीने पहले ना हमें ना एक प्रोजेक्ट मिला। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था। आपने कभी, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ने कभी एसटीईएम का लफ्ज़ सुना है? एसटीईएम, स्टेम। यस सर, साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट पता है किसका था? ये प्रोजेक्ट था, मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ आपको। ये प्रोजेक्ट ये था कि एलाइड स्कूल्स का नाम शायद आपने सुना हो, ठीक है? अच्छा, ये जो एलाइड स्कूल्स वाले थे ना, ये जानना चाह रहे थे कि इन्होंने ना एलाइड स्कूल्स और स्पिरिट स्कूल वाले, ठीक है? अच्छा, इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने ना 3 इयर्स बैक ना इन लोगों ने जो अपना स्टेम बेस्ड करिकुलम था, वो इन्होंने खुद डेवलप किया। किसने? एलाइड स्कूल वालों ने भी और स्पिरिट स्कूल वालों ने भी और स्मार्ट स्कूल वालों ने भी, इन 3 लोगों ने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये वाला जो अपना करिकुलम था, ये करिकुलम इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड्स जहाँ-जहाँ पर भी इनके स्कूल्स थे, वहाँ-वहाँ पर इन्होंने इसको जो है वो डिसेमिनेट किया। और फिर इन्होंने जब 2 इयर्स गुज़र गए, तो फिर ये मेरे जैसे लोगों के पास आए, ठीक है? दे कम टू द रिसर्चर्स एंड दे रिक्वेस्टेड अस कि सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्टेम बेस्ड एजुकेशन का हमने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया था, क्या वो करिकुलम हमारे स्टेम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता भी है या नहीं करता? यहाँ तक बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, अब जी सर। मेरे लिए ये वाली चीज़ करना इसलिए बहुत ज़्यादा आसान थी कि आई वाज द पार्ट ऑफ देयर ओन ऑडिट टीम। ये जो अलाइड स्कूल्स थे, इनका जब भी इनका सालाना ऑडिट होता था, तो वो लोग क्या करते थे? वो एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर मुझे बुला लेते थे। अब उसका फ़ायदा क्या था मुझे? उसका फ़ायदा मुझे ये था कि मैं ही उनका ये रिसर्चर भी था और मैं चूँकि प्रैक्टिशनर भी था, तो मैं चूँकि उनका पार्ट था, तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मुझे डायरेक्टली पता था कि मैंने अगर सर्वे बेस्ड स्टडी करनी है, मैंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है, मैंने अगर ये रिसर्च कंडक्ट करनी है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुझे
2 मंथ्स के अंदर अंदर उन लोगों को, उस ग्रुप को ये बताना था कि उनका जो स्टेम बेस्ड करिकुलम जो उन्होंने डिजाइन किया है, क्या वो स्टेम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को जो उन्होंने इनिशियली सेट करके 2 साल पहले अपना करिकुलम डिजाइन करके अपने ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 84 स्कूल के अंदर इंप्लीमेंट किया है, वेदर इट इज एक्चुअली फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ STEM एजुकेशन और नॉट। यहां तक बात समझ आई? जी सर। देखो, जब कभी भी हम इस तरह की एक्सेस की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, तो देखिए आई एक्चुअली न्यू दी ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे पास उसका बहुत बड़ा एज मौजूद था, ठीक है। देन हैज द डिसएडवांटेज ऑफ फेमिलियरिटी, वेरी राइट। क्यों? अच्छा, इसकी ये जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, पता है किस तरह का डिसएडवांटेज होता है? फॉर एग्जाम्पल कि चूंकि मैं वहां के मैनेजर्स को जानता था, तो वहां के मैनेजर से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता था। मैं उनको एक दफा बोलता था, वो कहते थे अच्छा सर हम अभी करके आपको भेजते हैं। फिर मैं दोबारा अपनी टीम को भेजता था, वो टीम वाले कहते थे सर वो फलाने कोई करीम साहब है, तो करीम साहब कहते हैं कि अच्छा हम अभी इन सारी चीजों के ऊपर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दैट वाज एक्चुअली अ मल्टी मॉडल। याद है मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से मल्टी मॉडल पर बात की थी। देखिए, हमें इस चीज को असेस करने के लिए क्या असेस करना था कि जो उनका स्टेम बेस्ड करिकुलम है, क्या स्टेम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें टीचर्स को भी मिलना था, इसके लिए हमें बच्चों की एक्टिविटीज, देखें वो बच्चे हैं, वो 5 क्लास तक के बच्चे हैं, तो हमें जो उनका केजी प्रेप होता है, फिर 1 2 3 4 5 हमारी टीम्स ने जाना था, हमारी टीम्स ने वहां जाकर बच्चों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना था, और फिर एक स्पेसिफिक चार्ट के ऊपर उन्होंने टिक करना था कि हाँ ये वाली चीज किसी हद तक बच्चों में इनकलकेट हुई नजर आ रही है, शो हो रही है कि नहीं हो रही। फिर इसी तरीके से हमें टीचर्स के इंटरव्यूज कंडक्ट करने थे कि हमें पता चले कि क्या जो हम उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं STEM को आगे डिसेमिनेट करने के लिए, वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, जो जितना पुराना स्कूल था वो उतना ज्यादा मुझसे फेमिलियर था, तो वो हमारी टीम को जो है ना, वो कई दफा ऐसे ही खाली भी वापस भेज देते थे। वो कहते थे अच्छा वो सर से कहिएगा कि हम डाटा भिजवा देंगे, ठीक है। तो वो फिर डाटा कई दफा जरा जोर जबरदस्ती से भी लेना पड़ता था। तो ये फेमिलियरिटी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट अगेन आई वुड से, जी जी प्लीज पूछें। नहीं सर, मैं यस सर कह रही थी बस। ओके, सो अगेन ये डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इफ द प्रैक्टिशनर रिसर्चर इज इन्वॉल्व इन एक्चुअली द रिसर्च डिजाइन और द रिसर्च स्ट्रैटेजी, बट अगेन हम यही बात कहते हैं कि इसके एडवांटेजेस हमें ओवर टाइम पीरियड ऑफ ईयर्स हमें ज्यादा देखने को मिले हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड कि इससे बायसनेस नहीं जनरेट होती, क्योंकि हम अपने रिसर्च एक्सेस के, ये जो हमने रिसर्च एक्सेस की बात की है, देयर आर सम ethical parameters and we actually adhere to those ethical parameters, ठीक है। then the researcher is likely to their own assumptions and जी बेटा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने अभी एथिकल पैरामीटर्स की बात की, तो आई वुड लाइक टू वांट टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे आई यूज्ड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे पास अभी डेटा पड़ा हुआ है उसका, कैन आई यूज इट इन माय फ्यूचर रिसर्च या दैट वुड बी अनएथिकल? देखें, आप उसको, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जिसके लिए मैंने आज आपको रिसर्च एक्सेस के ऊपर, रिसर्च एक्सेस की जो एथिक्स होती हैं उसके ऊपर ही मैंने आज आप लोगों के साथ एक चैप्टर डिस्कस करना है। जो आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम शेयर की है उसका बड़ा साफ सा जवाब ये है, नो, you cannot use that data until and unless you can request them। आप अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी आई हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने भी कई दफा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, अभी भी कर रहा हूं, एंड आई हैव बीन द पार्ट ऑफ सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। मेरे पास भी तकरीबन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, चूंकि मैं ऑडिटर हूं तो मेरे पास तो उनका रियल टाइम डाटा होता है, गो मैंने NDA साइन किया होता है, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें कहीं से डाटा, वो रिस्पेक्टिव डाटा नहीं मिल रहा होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हम एक्चुअली उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि हम एक ये स्पेसिफिक डेट तक का पुराना डाटा है, आप अगर हमें अलाउ कर दें तो हम इस डाटा के ऊपर अपना एनालिसिस जरूर परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम अपने किसी भी रिसर्च पेपर और रिसर्च थीसिस में ऑर्गेनाइजेशन का नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और नॉर्मली इसका एक प्रॉपर तरीकेकार है कि एक नॉन डिस्क्रिशनरी एग्रीमेंट डेवलप किया जाता है, उसमें ये सारी बातें लिखी जाती हैं, और रिसर्चर का जो भी सुपरवाइजर, फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रही होंगी कल को और मैं आपका सुपरवाइजर
सुपरवाइजर हूँगा तो आपने नहीं इसकी एश्योरिटी देनी, इसकी एश्योरिटी मैंने देनी है, ठीक है। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल बता भी देता हूँ, बिजनेस एनालिटिक्स का ही एक स्टूडेंट था और हम लोगों ने 1 ईयर बैक ये काम करवाया, आप ही की यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ा भी हो इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर। वो ये हुआ था कि हमें ना डाटा चाहिए था, रियल टाइम डाटा हमें चाहिए था एयरलाइन कंपनीज का, और डाटा हमें चाहिए था एयरलाइन कंपनीज के ऊपर जब लोग डायरेक्ट बुकिंग करते हैं और उसके बाद वो अपने रिव्यूज देते हैं, यानी कि हमें एयरलाइन कंपनीज के कंज्यूमर रिव्यूज का डाटा हमें चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये कि इत्तेफाक से मैं उस एयरलाइन कंपनी के साथ, मैं और मेरे कुछ दोस्त जो थे वो हम ऑडिटिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे थे, हम ऑडिट कर रहे थे उनका। अब ये तो मुझे पता था कि उनके रिव्यूज लिखे जाते हैं, जो भी रिव्यूअर्स होते हैं, सॉरी जो भी कस्टमर्स होते हैं, इन लोगों का एक तरीक़ेकार है कि ये जब भी वो अपनी सर्विसेज यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने कराची से लंदन जाना है, तो जब जो पैसेंजर है वो लंदन पहुंच जाता है, आफ्टर अ फ्यू डेज जो है वो उसको लंदन, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से हमें ये तो पता, या इन्फॉर्मेशन से हमें ये तो पता लग जाता है कि ये फ्लाइट जो है वो लंदन पहुंच गई है, तो हम प्रिज्यूम करते थे कि पैसेंजर भी लंदन पहुंच गया है। तो 3 to 4 डेज के बाद उसको एक ईमेल सेंड की जाती थी कि वो उस स्पेसिफिक जो एयरलाइन कंपनी है उसकी सर्विसेज के बारे में अगर वो चाहे तो वो वॉलंटरली हमें बताए। तो ये तो मुझे पता था कि ये इस तरह का सर्वे कंडक्ट होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो मैं उनसे हम उनका डाटा एज सच नहीं यूज कर सकते थे। तो व्हाट वी डिड वाज कि यही फास्ट का स्टूडेंट ही है, व्हाट वी डिड वाज कि हमने प्रॉपर फास्ट के प्लेटफॉर्म से मैंने इसको इनिशिएट किया, मैंने एज अ सुपरवाइजर जो है वो एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट की, हमने प्रॉपर जो वो आपने कभी देखा हो कि जो ये होता है स्टैम्प पेपर होता है 50 रुपीज का, 100 रुपीज का, हमने प्रॉपर पहले एक एग्रीमेंट बनाया, उसके बाद हमने स्टैम्प पेपर पे उसको प्रिंट किया, फिर हमने वो स्टैम्प पेपर के ऊपर सारा एनडीए प्रिंट करके रेलेवेंट अथॉरिटीज ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए, यानी कि रेक्टर ने भी सिग्नेचर किए, मैंने भी सिग्नेचर किए और स्टूडेंट जो था उसने भी सिग्नेचर किए, और ये एनडीए हमने बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन में भिजवाया। एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज उन लोगों ने हमें जो है वो डाटा की एक्सेस भी दे दी और पुराने डाटा को यूज करने की भी इजाजत दे दी, विद अ कंडीशन कि हम उनका नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये वाली बात समझ आई? जी सर। ठीक है, तो ये होता है, मतलब आप ये काम जरूर करें अगर आपके थीसिस के अंदर आपको डाटा और कहीं से नहीं मिल रहा, and that is a good piece of data for your research, then you should use it, but you should request them first and then use it. Right, sir. Okay, then lastly, the dual role of the researcher as a practitioner and of the practitioner as a researcher actually requires very very careful negotiation and very very, मैं बल्कि इसको negotiation तो यहाँ पर था बुक में, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। टेक्निकली देयर इज अ वेरी फाइन लाइन जो कि रिसर्चर को बहुत ध्यान से जहन में रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, दे माइट बी वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब अगर आप केमिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम, अच्छा मैंने फार्मास्यूटिकल और केमिकल इसलिए इकट्ठा बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज हैं, वो इस वक्त केमिकल सेक्टर के अम्ब्रेला के नीचे ही नोट डाउन या लिस्ट की जाती हैं, या रजिस्टर या अम्ब्रेला के नीचे ही जो है वो नोट डाउन की जाती हैं या एनलिस्ट की जाती हैं। दैट इज वाई मैंने इसको केमिकल सेक्टर बोला, इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दैट डेफिनेटली यू विल हैव एन एक्सेस टू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा, और यू कैन एक्चुअली एक्सेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डाटा पर्टिकुलर टू अ स्पेसिफिक मेडिसिन और अ ड्रग। यकीनन उसके ड्रग ट्रायल्स का भी डाटा आपके पास होगा, यकीनन उसके ड्रग ट्रायल्स को मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर भी आपके पास एक्सेस होगी। Now, if you intend to start a new business, let's say if you intend to start a new pharmaceutical company of your own and you intend to use that specific research, then again it will be unethical to use that specific thing. You need to have an NDA signed, or you need to have a very you need to understand the very thin line जो कि वहां पर exist करती है, ठीक है।
देन टाइम होराइजन के हवाले से भी हमने बात की थी। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दो स्टडीज जो कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ही होती है, ना उससे पहले कुछ है ना उसके बाद कुछ है, उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूँ कि जी मैं कहूँ कि जी मैं एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये देखना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों की प्रेजेंस है, ठीक है, मतलब बच्चे फॉर एग्जांपल आज आप में से भी कुछ लोगों के पास अगर कुछ लोगों के बच्चे हैं, अगर नहीं है तो सिस्टर्स के, ब्रदर्स के, आपने शायद कभी खुद भी ये बात ऑब्जर्व की हो कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और आपके पेरेंट्स बगैर आपके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए इन अ सुपरमार्ट, तो देयर इज एक्चुअली अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज जब बच्चों की प्रेजेंस होती है तो जो उनकी प्रेजेंस के हिसाब से जो उनकी डिफरेंट शॉपिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप डिफरेंट चीजें बाय करते हैं। जब वो बच्चे मौजूद नहीं होते हैं तो फिर आपकी जो शॉपिंग की लिस्ट है दैट इज रिलेटिवली डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जी मैं एक स्टडी कंडक्ट करना चाहता हूँ, मार्केटिंग के लोग जो हैं वो इस एग्जांपल को ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इफ आई वांट टू स्टडी द role or the influence of children presence on the parental purchase decisions, के पेरेंट्स के जो परचेजिंग डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि बच्चों की प्रेजेंस का क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इट इज अ प्योर क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ अ स्टडी। क्यों? बिकॉज अगर ये मैं स्टडी जो है लेट से वो ड्यूरिंग दिस मंथ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टू कंडक्ट इट इन अप्रैल या ड्यूरिंग दिस ईयर इन 2026, तो ना मैं इससे पहले इस स्टडी से रिलेटेड या इस डाटा से रिलेटेड कोई बात कर रहा हूं और ना मैं इसके बाद इससे रिलेटेड कोई बात कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं एक काम करूं, मैं ये कहूं कि जी हम ये स्टडी कुछ इस तरह की स्टडी है और हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं जर्नल पेरेंटल परचेज डिसीजंस के ऊपर नहीं हम जा रहे, हम एक स्पेसिफिक ब्रांड के पेरेंट्स के पेरेंटल परचेज डिसीजंस के ऊपर जा रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम स्टैक करते हैं अपनी स्पेसिफिक तरह की चॉकलेट, तब जो है वो बच्चे पेरेंट्स को कितना मजबूर करते हैं कि वो उसको खरीद लें। लेट से जब वो बच्चे या वही लोग, सेम लोग, ध्यान रहे जो बात कर रहा हूं कि सेम रिस्पोंडेंट्स जब अगले महीने फिर आते हैं और फिर हम लेट से पहले हमने डार्क चॉकलेट या ब्राउन चॉकलेट के सारे रैक्स भरे हुए थे, अब हमने जो है वो कैरामल चॉकलेट भर के देखी है और हम सेम वही क्वेश्चनियर दोबारा उन पेरेंटल या पेरेंट्स की जो परचेज इंटेंशन होती है उसके लिए फिल करवाते हैं। लेट से जब अगले महीने वो आते हैं तो देखें मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर तो एक ऐसी स्टडी है, अब ध्यान रहे कि if the objective of your study is to conduct that type of a study जो कि एक अलहदा एक स्टैंड अलोन स्टडी है, ठीक है, ना उससे पहले उसकी जरूरत थी ना शायद उसके बाद उसकी जरूरत है, आप वो स्टडी कर रहे हैं तो वो प्योर क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसकी मैंने बाद में एग्जांपल दी, कौन से वाली, कि जी आपने पहले एक कंडक्ट की, क्या कंडक्ट कीजिए, आपने अपने रैक के अंदर ब्राउन चॉकलेट लगाकर देखी और आपने देखा कि जी अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ आते हैं तो वो उस स्पेसिफिक जो भी हमारा जो भी हमारी स्पेसिफिक जो है हमारी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसके लिए खरीदने के लिए पेरेंट्स को कितना मजबूर करते हैं और परचेज इंटेंशन ऑफ पेरेंट्स कैसे चेंज होता है। लेट्स से ये था, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूँ जी हमने ये आज कंडक्ट किया या ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल कंडक्ट किया, दैट इज टी, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, लेट्स से 1 मंथ के बाद वही पेरेंट्स जब दोबारा आए तो हमने उनका डाटा संभाल कर रखा हुआ था, हमने कहा जी यही वाले वो पेरेंट्स हैं, दोबारा हमने उन्हीं पेरेंट्स से दोबारा एक और जो है वो क्वेश्चनियर फिल किया या हमने डायरेक्टली वर्बली जाकर उनसे पूछ लिया या हमने कोई उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, बट दिस टाइम वी हैव एक्चुअली लेट्स से हमने प्रोडक्ट एक और प्रोडक्ट वहां चेंज कर दिया। तो ये क्या था, ये है T+1, ठीक है। लेट्स से वही पेरेंट्स जब दोबारा आए और हमने परचेज इंटेंशन से रिलेटेड ही, पेरेंटल परचेज इंटेंट या डिसीजन से रिलेटेड ही उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। याद रखिएगा ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हैं, ठीक है। इफ आई कैन पुट इट इन अ मच बेटर वे तो इसको बिल्कुल ऐसे देख लेंगे, कभी चैट जीपीटी या किसी और जगह पर भी लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, तो आपको एक बड़ी छोटी सी प्यारी सी एक एग्जांपल
करेगा, वो कहेगा कि जी अगर एक स्नैपशॉट टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल है, क्योंकि ये एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है, ठीक है। अगर आप एक वीडियो टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल के एक टी के टाइम पर आपने डाटा इकट्ठा किया, फिर T+1 पर डाटा इकट्ठा किया, फिर T+2 पर डाटा इकट्ठा किया। अच्छा याद रखना, इसमें जो बात जहन में रखने की है ना लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में, वो ये है कि हम रिस्पोंडेंट्स नहीं बदलते, हम टाइम पीरियड नहीं बदलते। क्या बात कर रहा हूं, जैसे अभी एग्जांपल दी, क्या एग्जांपल दी कि वही पेरेंट्स दोबारा आए, उन्हीं बच्चों के साथ दोबारा आए, ठीक है, और हमने उन्हीं के पेरेंटल परचेज डिसीजन के ऊपर बात की और 1 मंथ के डिफरेंस से आए, ठीक है। तो ये क्या था, ना मैं रिस्पोंडेंट्स बदल रहा हूं, ना हम टाइम पीरियड बदल रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टडीज जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहलाती हैं, ठीक है। सर तो इस ऐसी रिसर्च से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मसलन अगर सेम पर्सन है, टाइम हाँ, फ्रेम चेंज हो रहा है, तो सर हाँ, अगर टाइम फ्रेम ही सिर्फ चेंज हो रहा है, तो हम्म। उसके पीछे तो वेरिएबल्स भी तो डिफरेंट आ सकते हैं ना? नहीं ना, देखो मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल जब जब मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि आई एम आल्सो अ ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करने लगते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे अभी पिछले दिनों ही एक ट्रेनिंग करवाने का इत्तेफाक हुआ। ये जो आपके सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं ना, इनकी ना मैं हर साल जो है वो मैं एक ट्रेनिंग करवाता हूँ, और डॉक्टर सादिया भी कराती हैं, बाकी सारे लोग भी हम करवाते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर ना। तो चूंकि मेरा डोमेन जो है फिनटेक है या फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, तो ये जो ग्रेड 2021 वाले लोग होते हैं जो कि प्रमोट होने वाले होते हैं ग्रेड 22 में ना, इनकी एक रेगुलर ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये डिफरेंट जगहों के ऊपर होती है, कभी निबाफ में होती है, कभी प्यास में होती है। तो जब मैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ ना, तो मैं पता क्या करता हूँ, मेरा एक बड़ा जनरल सा एक तरीकेकार है, मेरा नहीं बाकी भी तमाम लोगों का यही तरीकेकार होता है कि हम क्या करते हैं, हम ना उनको एक परफॉर्मा ट्रेनिंग से पहले दे देते हैं, ठीक है। और मैं जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ या थोड़ा सा उनके साथ फेमिलियराइज हो रहा होता हूँ, और हम एकदम से ट्रेनिंग नहीं शुरू कर देते, हम कुछ जेनेरिक बातें करते हैं थोड़ा सा, ताकि एक वो आइस ब्रेकिंग टाइप ऑफ सेशन हो जाए। उसके बाद नॉर्मली एक नेटवर्किंग टी का एक सेशन होता है, एंड देन वी प्रॉपरली स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। अच्छा देखिए, ये सारा प्रोसेस ना बड़ा सोच समझ कर डिजाइन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं, यकीनन वो अब 20 और 21 ग्रेड के लोग हैं, तो दे ऑलरेडी हैव सो मच नॉलेज विद देम, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है कि हमें पहले ये असेस करना है कि उनका नॉलेज लेवल क्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा परफॉर्मा बनाकर उनके नॉलेज लेवल को, कौन सा नॉलेज जिससे रिलेटेड मैंने अभी ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, वो हम फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने उनको फिनटेक की नई प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मुझे उनको ये बताना है कि जी जो आपकी मोबाइल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे काम करती हैं। मुझे अगर उनको ये बताना है कि आपकी जो फिनटेक की नई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं वो कैसे काम करती हैं। मुझे अगर उनको ये बताना है कि जी ब्लॉकचेन नामी की क्या बला है। मुझे अगर उनको ये बताना है कि ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करके जब हम क्रिप्टो करेंसी डेवलप करते हैं तो वो कैसे डेवलप होती है। मुझे अगर उनको ये सिखाना है, देखें ये वो लोग हैं जिन्होंने कल को कंट्री की डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना है। मुझे अगर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को ये समझाना है कि जी कल को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उसको उन लोगों ने लीगलाइज करना है और उसके लिए उन्होंने मुझे वहां बुलाया हुआ है, तो मुझे पहले ये तो जानना जरूरी है कि उनका इस वक्त का नॉलेज लेवल क्या है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही हम उनके नॉलेज लेवल को गेज करने के लिए उनको एक परफॉर्मा पकड़ा देते हैं। जब वो परफॉर्मा वो फिल कर लेते हैं तो यकीनन मेरे साथ जो मेरे अटेंडेंट्स या जूनियर्स होते हैं रिसर्चर्स, वो क्या करते हैं, वो सारे परफॉर्मर्स 40-45 लोग होते हैं, वो सारे परफॉर्मर्स इकट्ठे कर लेते हैं। फिर वो लोग कहीं नेटवर्किंग टी पे चाय शाय पीने के लिए चले जाते हैं। मीनवाइल हम अपनी टीम को बिठा देते हैं कि आप ऐसा करें, आप इनका जो अभी टी के ऊपर एक सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर आपने लेवल ऑफ नॉलेज है उसको गेज कर लें इनके वो भरे हुए क्वेश्चनएयर से। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद मैं प्रॉपर तौर पर एज अ ट्रेनर मैं ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ, या अगर कोई और भी मेरे साथ दोस्त या कोई और ट्रेनर भी एंगेज होता है तो हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग का पहला सेशन रन करते हैं, उसके बाद लंच और नमाज ब्रेक होती है, फिर हम दूसरा सेशन रन करते हैं। नॉर्मली असर के दौरान और असर और मगरिब के दरमियान में इनकी ट्रेनिंग का डे 1 एंड हो जाता है। हम ट्रेनिंग के डे 1 के ऊपर भी
डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग किस नेचर की है। कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जब हम डे 1 के ऊपर भी जो है, हाँ जी, हम कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर डे 1 के ऊपर भी जो है वो हम परफॉर्मा दोबारा भरवा लेते हैं। ज़्यादातर में हम डे 1 के ऊपर परफॉर्मा दोबारा नहीं भरवाते। हम अपनी वो ट्रेनिंग का डे एंड करते हैं, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे, नॉर्मली 2 या 3 डेज़ की ये ट्रेनिंग होती है। जब वो ट्रेनिंग एंड हो रही होती है, तो फिर हम लास्ट सेशन में जो भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेशन या शीट डिस्ट्रीब्यूशन सेशन होता है, उससे पहले भी हम दोबारा एक परफॉर्मा फिल करवाते हैं। अच्छा, अब ये बात जो आपने पूछी, अब ये देखें हम ये क्यों भरवाते हैं? हम ये इसलिए भरवाते हैं कि ये था टाइम पीरियड जी, या टाइम पीरियड कह लो 0 टाइम पीरियड, और एक था T+1, और अगर इन दोनों के अंदर, दोनों परफॉर्मेंस के अंदर एक बेसिक डिफरेंस हमें एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम कहते हैं कि यस, हमने जो अपनी ट्रेनिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स मीट किए हैं, अदरवाइज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को मीट होने को किसी लिहाज से गेज या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये है वन ऑफ द वेरी सिंपलिस्टिक एग्जांपल्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। यहां तक बात समझ आई? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटी। सर, हम अभी एथिक्स की बात कर रहे थे, तो जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि हम स्पेसिफिक पेरेंट्स को स्टडी करते हैं एट डिफरेंट टाइम, उनके शॉपिंग पैटर्न्स, अभी हम उनके कंसेंट से तो नहीं करते मोस्टली। ये नहीं, हम कंसेंट लेते हैं मेरा बेटा, हम बिल्कुल कंसेंट लेते हैं। हम नॉर्मली ये हम शायद इसकी एग्जांपल पता है कैसे देख लो? इसकी एग्जांपल ऐसे देख लो कि ये जो ब्रांड्स के साथ भी, जो ब्रांड्स के डिफरेंट स्टैंड्स या स्टॉल्स होते हैं ना, डिफरेंट इम्तियाज में चले जाएं, किसी और अच्छे शॉपिंग मार्ट में चले जाएं, बाहर किसी और कंट्री में आपको जाने का इत्तेफाक हो, तो वहां पर वो जब भी उनका रिप्रेजेंटेटिव, बेशक वो खातून हैं, बेशक वो कोई मेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जैसे ही आपके पास आएंगे, वो आपसे पहले बात करने से पहले जरूर पूछते हैं कि हम आपसे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ थोड़ी सी बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, एंड दे सिंपली से कि नहीं, वी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स नाउ। तो फिर हम अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर स्टाफ मेंबर्स कब खड़े करते हैं, रिसर्चर या जो रिसर्च कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए बच्चे खड़े होते हैं, उनको हम बाकायदा तौर पर पहले ट्रेनिंग देते हैं कि आपने उनसे जरूर पूछना है। अगर तो वो कंफर्टेबल हैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में। देखें, नॉर्मली ना इसकी स्टेजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करें कि आप कोई इम्तियाज में गए, या लेट से आप काफो में गए, केयर फोर में गए, या आप किसी और जो है वो सुपरमार्केट में गए, एंड there is a specific person who is standing, and assume कर रहा हूँ कि आपने लिप्टन की चाय की पत्ती या लिप्टन टी का आपने जो है वो एक बैग उठाया। अब जैसे ही वो बैग उठाएंगे, that specific person will actually approach you, और उसका पहला सवाल आपसे ये होगा कि मैम, आप लिप्टन येलो लेबल इस्तेमाल करती हैं? अगर मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ बात करना चाहूँ तो आप कंफर्टेबल होंगी हमें बताने में? एंड नॉर्मली इंसान की आदत ये है कि वो कर्टेसी में कहता है जी जी प्लीज बताइए, पूछिए। तो वो फिर आपसे, देखिए, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जो हम उन बच्चों को भी सिखाते हैं। वो आपसे पूछ, अच्छा मैम, आप कब से लिप्टन को इस्तेमाल कर रही हैं? अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ है कि आप इसके अलावा किसी ब्रांड को ट्राई करें? अच्छा मैम, हमने कुछ सालों पहले से देखा है कि लोग जो है वो लिप्टन की हाई प्राइसेस की वजह से जो है वो डिफरेंट लोकल अल्टरनेटिव्स की तरफ गए हैं। क्या आपने कभी किसी लोकल अल्टरनेटिव को देखा है? अच्छा, हमने अब ये स्टूडेंट्स को जो इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं ना बेटे, उनको ये सिखाया होता है कि अगर कोई स्ट्रेट अवे वहां पर नो कर दे तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग और स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि अगर उसने नो कर दिया तो इट मींस ही और शी इज नॉट फेमिलियर विद द अदर ब्रांड। सो वो हमारा जो डाटा कलेक्शन के लिए एक बेहतरीन इंडिविजुअल है, वो उस कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जब हम कोई क्वेश्चनेयर डिजाइन करते हैं और हम वो क्वेश्चनेयर फ्लोट करते हैं, तो आई एम श्योर कि आपके पास जब भी क्वेश्चनेयर्स आए होंगे तो लोगों ने आपसे रिक्वेस्टिंग मोड में, या तो वो आपके पास बाया ईमेल आए होते हैं। अब नया एक जो गूगल फॉर्म्स का रिवाज हमारे सामने आया है, तो उसमें हमेशा एक रिक्वेस्टिंग मोड होता है कि जी वी आर कंडक्टिंग अ स्पेसिफिक रिसर्च टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर कंडक्टिंग अ रिसर्च
research to analyze the impact of AI adoption in the decision making of the people. For example, हम ये research कर रहे हैं, तो वो आपसे पहले वो पूछेंगे कि जी if you are willing, kindly following is a link of the questionnaire, kindly click it to provide the information. And if you are clicking that specific link, तो इसका मतलब है कि आपका implied consent मौजूद है उसके अंदर, ठीक है? राइट सर। तो सर जिस तरह फिर हम जिस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स में करते हैं, चर्न एनालिसिस करते हैं, कस्टमर्स का चर्न, वो डाटा भी तो हमने उनकी परमिशन से एक्सट्रैक्ट नहीं किया होता ना, वो तो कंपनीज का सेल्स डाटा होता है। देखें, इसका जवाब ये है कि जब कभी भी आप किसी कंपनीज की सेल्स के डाटा की बात कर रही हैं, तो पहली बात तो आप ज़हन में रखें कि इसका जो कस्टोडियन है या इसका जो ओनर कह लें, वैसे ओनर इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड नहीं होगा, लेकिन कस्टोडियन जो होगा वो इसका कौन होगा? वो इसका कस्टोडियन वो कंपनी है, ऐसा ही है, ठीक है? और अगर वो कंपनी जो है वो विलिंग है कि वो अपना वो स्पेसिफिक डाटा सेट जो है वो शेयर कर रही है किसी एक रिसर्चर के साथ इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हिच दे हैव बीन फेसिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, तो यकीनन तौर पर वो कंपनी उस डाटा की जिम्मेदारी लेगी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इसकी चले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूं। आप ही का एक सीनियर था जो बिजनेस एनालिटिक्स के डोमेन में उसने काम किया। इत्तेफाक है कि मैं उसका को सुपरवाइजर था, ठीक है? काम उसने किसी और सुपरवाइजर के साथ किया। तो जो काम था वो ये था कि वो स्टूडेंट ऑलरेडी, नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो इशू है, एथिकल इशू है, वो स्टूडेंट ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है? अच्छा, अब हुआ ये कि जब हमने बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम लॉन्च किया और वो स्टूडेंट जो है अपना कोर्स वर्क मुकम्मल करके वो बिजनेस एनालिटिक्स के रिसर्च की स्टेज तक पहुंचा, तो उसने जो है वो हमें अप्रोच किया और उसने कहा कि जी सर, मैं तो प्योर थीसिस नहीं करना चाह रहा, हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी को एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और वो प्रॉब्लम क्या था? वो प्रॉब्लम ये था कि जब भी वो लेफ्ट ओवर्स बनाते हैं, लेफ्ट ओवर्स क्या मतलब होता है? लेफ्ट ओवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उनको अगर ऑर्डर मिलता था तकिए बनाने का, उनको अगर ऑर्डर मिलता था क्विल्ट्स बनाने का, उनको अगर ऑर्डर मिलता था क्विल्ट्स कवर बनाने का, तो अगर उनको फॉर एग्जांपल दुबई का कोई रिटेलर है, ठीक है, और उसने उनको ऑर्डर दिया है 3 लाख पीसेस बनाने का, तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग उसका डबल करके, मतलब एमी फीस भी ले ला, उसका डबल करके जी 6 लाख पीस तैयार करवा लो। अच्छा, अब 6 लाख पीस तो तैयार करवा लिए, लेकिन और यकीनन क्वालिटी की वजह से बात ठीक है कि जी आपने एक्स्ट्रा ही तैयार करवाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा करने के लिए आपको फालतू प्रोडक्ट तैयार करवानी पड़ती थी। वो जब तैयार कराते थे वो बाद में वो फालतू प्रोडक्ट जो है वो लेफ्ट ओवर, जिसको आप एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर बोलते हो, वो गले पड़ जाती थी कंपनी के, और कंपनी को समझ ही नहीं आती थी कि उसको किस तरह के ऑर्डर के लिए आइडियली कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तैयार करवाना चाहिए। देखें, अगर आप तकियों के कवर की बात कर रहे हैं तो आपको 3 लाख का पीसेस भेजने हैं, उसके लिए अगर आपने 3 लाख फालतू भी बनवा लिए हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो 3 लाख आपकी लोकल मार्केट में बिक जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो है वो 5 लाख क्विल्ट्स बनाकर बाहर भेजनी है, कोई एक आपको बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी वजह से आपने 10 लाख क्विल्ट्स बनवा लिए हैं, तो वो बाकी जो 5 लाख क्विल्ट्स बच गए हैं या 3 लाख क्विल्ट्स बच गए, उनको रखोगे किधर? ठीक है, दैट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम जो कि उस कंपनी को फेस करना पड़ रहा था। तो हमने क्या किया? हमने उनसे कहा कि भाई, बल्कि सॉरी, उस स्टूडेंट ने क्या किया? उस स्टूडेंट ने कंपनी वालों से बात की खुद से। उसने कहा कि जी सर, मेरी कंपनी जो है वो इस बात पर एग्रीड हो गई है कि वो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा एल्गोरिदम बनाकर दो कि जिसके अंदर हम जैसे ही अपने ऑर्डर की डिटेल्स डालें तो वो हमें ये इंडिकेशन दे दिया करे कि हमें आइडियली कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जी हमें आपने ऐसा एल्गोरिदम, सिर्फ एल्गोरिदम ही नहीं बनाना, उन्होंने कहा जी हमें आप पूरा वर्किंग डैशबोर्ड भी बना के देंगे। और डैशबोर्ड का क्या मतलब था? फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक स्क्रीन है, ठीक है, जैसे इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन खुली हुई है, उसके अंदर मैं कहूँ कि जी 4-5 इंफॉर्मेशन हैं जो आपने बाय हैंड टाइप करनी है, और बाय हैंड टाइप करने के बाद एंटर क्लिक करना है, पीछे एल्गोरिदम काम करेगा, वो आपको उठा करके रिजल्ट दे दे कि जी अगर आप इस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 8 डिफरेंट तरह
तरह के प्रोडक्ट्स बनाते होते थे, ठीक है, क्विल्ट्स बनाते थे, कुशन्स बनाते थे, कुशन कवर्स बनाते थे, क्विल्ट्स कवर बनाते थे, इस तरह कुछ 8-10 आइटम्स थे। तो हमने उनको क्लियर कट एक ऐसा डैशबोर्ड बना के दिया कि अच्छा आप जाएं क्विल्ट कवर के ऊपर क्लिक करें और क्विल्ट कवर के ऊपर क्लिक करके लिखें कि जी अच्छा कहाँ का ऑर्डर है, किस कंट्री का ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है, प्रीवियसली आप ये ऑर्डर फुलफिल कर चुके हैं या नहीं कर चुके। हमने उनके डिफरेंट क्राइटेरियंस जो आइडेंटिफाई किए थे उसकी बेस के ऊपर हमने एल्गोरिदम डेवलप किया और फिर हमने उनको डैशबोर्ड बना के दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर। सर हमें ना एक नोटिफिकेशन आ रही है कि ये मीटिंग 5 मिनट में एंड होने लगी है, तो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट। क्यों? सर ये सर 1 गूगल आवर मीट है ना, जी गूगल मीट की 1 आवर की, ये अभी आपके राइट साइड पे भी आ गई है सर। नहीं, मैंने ये जो गूगल मीट की मीटिंग है ये मैंने किससे स्टार्ट की हुई है? सर इसको एक्सटेंड करेंगे ना कॉल, अगर आप कॉल एक्सटेंड कर उस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा सर। नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इट इज़ अ पेड वर्जन यार, मैंने खरीदा हुआ है भाई, ये जो है मेरी विंडोज के साथ ये मैंने परचेज किया हुआ है, तो ये इस तरह की आपको नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है? सर वो एक्सटेंड करेंगे ना आप, उसमें एक्सटेंड कॉल करेंगे तो ऑटो पे हो जाएगा, वो जनरली 1 आवर की होती है, बट आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा सर। लेकिन हमजा ये मसला तो आज तक कभी आया ही नहीं, ये तो पहली दफा ही आप लोग बता रहे हो, लास्ट टाइम भी था ये मसला। नहीं सर, ये सर आपका ये आ रहा है साइड पे सर, अगर आप अपने मेरे ख्याल से स्क्रीन पे देखेंगे ये बंद क्लॉक जरा वो हो रही है। हाँ ये क्लॉक क्यों आ रहा है? तो सर ऐसे स्पेसिफिक क्लासेस में नहीं हुआ, आज की क्लास में हो रही है। देख लेते हैं ये क्या चक्कर है, ये मुझसे क्यों दोबारा मांग रहे हैं। चलो हो सकता है कि मैंने शायद कम तवज्जो दी हो, मैंने मेरा ख्याल है शायद अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं किया हुआ। चलो मैं चेक कर लूंगा, अगर कॉल एंड भी हो गई तो कोई बात नहीं, मैं नया लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, इट्स नॉट अ बिग डील, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, सो हाउ वी कैन नो कि हमारी जो रिसर्च है उसकी फाइंडिंग्स जो है वो क्रेडिबल है या नहीं है, ठीक है? ये हमारी जो पिछली वाली डिस्कशन थी उसके सिर्फ लास्ट 3 स्लाइड्स रह गई हैं, हम उसको एंड करेंगे जो रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड थी, ठीक है? देन वी शैल प्रोसीड फर्दर और हम बात करेंगे रिसर्च एक्सेस से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क फ्रॉम यू कि आपको कैसे पता चलेगा, हाउ कैन यू एक्चुअली मेक श्योर कि आपकी जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो क्रेडिबल होंगी? याद रखिएगा बाय द टर्म ऑफ क्रेडिबिलिटी हम वी एक्चुअली मींस 3 थिंग्स, और वो क्या है? पहली चीज ये है कि हमारी जो भी रिसर्च है, हमारा रिसर्च डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि मेक श्योर करे, मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा रिसर्च डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो मेक श्योर करे कि हमारी जो फाइंडिंग्स होंगी उनमें ये 3 एस्पेक्ट्स लाजमी तौर पर पाए जाएंगे। आई एम स्टेटिंग अगेन कि व्हेनेवर वी आर टू, देखें मैंने और आपने फैसला किया था कि हमने रिसर्च डिजाइन से मुराद क्या है। रिसर्च डिजाइन से सिंपली मीन्स है कि हमारा डाटा कहाँ से आएगा, हमारा डाटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे, हमारा डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, हमारा डाटा कलेक्शन का तरीकेकार क्या होगा, हमारा डाटा किन लोगों से कलेक्ट होगा। व्हेन वी कलेक्टिवली टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग तो हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, हम कहते हैं दिस इज नोन एज द रिसर्च डिजाइन। फिर हमने रिसर्च डिजाइन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमने रिसर्च अप्रोचेस पे बात की, रिसर्च फिलॉसफीज पर बात की, रिसर्च स्ट्रैटेजीज पर बात की। लास्टली आज बात करने जा रहा हूं कि मैं और आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी जो रिसर्च है उसकी फाइंडिंग्स क्रेडिबल रहेंगी। और अगर ये फाइंडिंग्स के वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं छोड़ दें, हम ये कैसे, मैं और आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि हमने जो रिसर्च की है वो क्रेडिबल रिसर्च है? तो उसका जवाब ये है कि हमारा रिसर्च जो डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए जो रिलायबिलिटी को श्योर करे, जो वैलिडिटी ऑफ रिसर्च को श्योर करे, और जो लॉजिकल हो, ठीक है? जो इलॉजिकल ना हो, ठीक है? इलॉजिकल और लॉजिकल की बात तो मेरा ख्याल है बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगी। व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी, ठीक है? द कॉन्सेप्ट इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। बाय रिलायबिलिटी वी मीन्स द कंसिस्टेंसी ऑफ फाइंडिंग्स इफ रिपीटेड। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने जब कभी भी अपने स्टडी का रिसर्च डिजाइन फाइनलाइज करना है तो बहुत ध्यान से फाइनलाइज करें, और ये जहन में रखें कि कल को अगर कोई और रिसर्चर
या कोई और बंदा आपके ही तरीकेकार को दोबारा रेप्लिकेट करे तो उसके भी रिजल्ट्स जो आए वो ऐसा ना हो कि आपने जो चीज आइडेंटिफाई की है उसके रिजल्ट्स उससे 180 डिग्रीज के एंगल के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं। इसका मतलब ये होगा कि आपने रिलायबिलिटी या आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक योर रिसर्च findings reliable you or credible, you must maintain the characteristic of reliability in your research।